हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर के लिए, जो दिसंबर 2023 में एग्जाम होने वाला है। तो डेट शीट आपकी आ गई है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस दिन आपका एग्जाम होगा और ज़्यादा समय नहीं है, तो हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे और साथ में पीवाईक्यूज़ को यहाँ पर समझेंगे कि पीवाईक्यूज़ किस तरह से हैं और उनके द्वारा कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 की मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करा दी हैं। आज हम पेपर 2 एजुकेशन की बात करते हैं। इसमें हम पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और वो भी किसके हैं, रिसर्च इन एजुकेशन। जो रिसर्च की यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 6, उसके हम पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये पीवाईक्यूज़ आपके 2022 और 23 में पूछे गए हैं। तो हम लोग रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन के भी काफ़ी कंटेंट मैंने दिए हैं और साथ में पेपर 1 बहुत सारा करवा दिया है कॉन्सेप्ट के साथ, पीवाईक्यूज़ के साथ। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। टेस्ट रिटेस्ट स्प्लिट इक्विवेलेंट पैरेलल फॉर्म इक्विवेलेंस मेथड असेसमेंट ऑफ द हाफ एंड द रेशनल यूज्ड फॉर द, मतलब किसके लिए ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो परीक्षण है ये आपके रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने यहाँ पे पढ़ा है कि रिसर्च में कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, है ना। तो टूल्स में हम अधिकतर यहाँ पर बात करते हैं क्या चीज़ें, जो जैसे कि आपकी वैलिडिटी हो गई, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं, है ना, कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आप रिसर्च में पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये जो परीक्षण की विश्वसनीयता के मापन हेतु रिलायबिलिटी होती क्या है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो चीज़ें आपके परीक्षण के लिए ज़रूरी होती हैं। यदि कोई पैमाना विश्वसनीय नहीं है तो वो वैध भी नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब विश्वसनीयता और वैधता एक परीक्षण के लिए दो आवश्यक पहलू होते हैं। टेस्ट रिटेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ही माप को अध्ययनरत समूह पर, मतलब जो भी जिस भी ग्रुप पर हम यहाँ पर स्टडीज़ कर रहे हैं उस पर दो अलग अलग समय पर, एक पर अगर हमने पहले कर लिया तो एक में कुछ समय के अंतराल पे ग्रुप वही रहेगा, आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद वहाँ पर उस पर स्टडीज़ करनी है और उसके रिजल्ट को देखना है। यदि दोनों समय पर निष्कर्ष एक समान आता है, मतलब जो आपने एक हफ्ते पहले किया था उसी ग्रुप पे और फिर एक हफ्ते के बाद हम उसी ग्रुप पे कर रहे हैं और अगर रिजल्ट सेम आता है, मान लीजिए हम बुद्धि परीक्षण का ही रिजल्ट मतलब वहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो रिजल्ट सेम आता है, तो ये क्या हुआ, कंसिस्टेंसी मेन है, मतलब यहाँ पर मेंटेन है, संगतता जिसको कहते हैं कंसिस्टेंटी, है ना। तो कंसिस्टेंट बना हुआ है रिजल्ट, इसका मतलब क्या है, विश्वसनीयता बरकरार है। ठीक है, तो ये परीक्षण क्या होगा, विश्वसनीय कहा जाएगा। ठीक, तो यही हो जाता है परीक्षण की विश्वसनीयता के मापन के लिए सारे टेस्ट जो हैं, ये रिलायबिलिटी के जितने भी टाइप्स हैं ये आपको बताए गए हैं। टेस्ट रिटेस्ट होता है, स्प्लिट हाफ होता है, इक्विवेलेंट पैरेलल, ठीक है, रेशनल मेथड, ये सारी चीज़ें आपकी विश्वसनीयता के मापन के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मुक्त शैक्षिक संसाधनों के उपयोग में आचार एथिक्स के बारे में बात हो रही है कि मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। तो इनको किसके द्वारा स्थापित किया गया है, इनको स्थापित किया है ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा। ये जो है ये एसोसिएशन शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, अभ्यास और सार्वजनिक लाभ में सुधार के लिए इसके आवेदन को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर सदस्य के रूप में माना गया है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा एथिक्स के सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। रिसर्च एथिक्स से सवाल आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं और बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं, लेकिन काफ़ी पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं किताबों में भी ज़्यादा नहीं मिलता है ना। लेकिन रिसर्च एथिक्स से संबंधित क्वेश्चन मैंने काफ़ी कराए हैं। आप लोग रिसर्च की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए, उसमें आपको सैम्पलिंग के, टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे टाइप्स के बारे में, बेसिक टर्म्स के बारे में, और यहाँ पर आप जो है प्रत्यक्षवाद, अप्रत्यक्षवाद, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत नहीं आती है ना। मतलब प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल, आपको इनके टाइप्स के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल क्या होता है। तो प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल को समझने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि नॉन प्रोबेबल क्या होती है। इंग्लिश में भी है, यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड में। यहाँ पर इस रिसर्च में क्या होता है कि रिसर्चर रैंडमली सिलेक्ट सैंपल बेस्ड ऑन द रिसर्चर सब्जेक्टिव जजमेंट। यहाँ पर जो रिसर्चर के उसके मतलब व्यक्तिपरक निर्णय के आधार पर यहाँ पर सैंपल का चयन होता है। यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती है।
शोधकर्ता का ही व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होती है। तो इसमें क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक का यूज़ हम नहीं करते हैं। इसका प्रमुख एडवांटेज ये होता है कि इसे कम समय, धन और श्रम के साथ सरलतापूर्वक तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसकी कमी क्या है, लिमिटेशन क्या हो जाती है, ये इस प्रकार के सैंपल अपने पॉपुलेशन को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिसर्चर अपनी सुविधा अनुसार अपने मतलब उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात की भावना भी आ सकती है, बायस्ड हो सकता है। तो यहाँ पर वो अपने हिसाब से ही चीज़ों को करता है, इसलिए वो जो सैम्पलिंग में जो भी आएंगे आंकड़े वो पॉपुलेशन को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इसके टाइप्स ये दिए हुए हैं आपको, कोटा सैम्पलिंग है, आकस्मिक प्रदर्शन, एक्सीडेंटल, पर्पजिव, सिस्टमैटिक एंड स्नोबॉल, ये सारी टाइप्स हैं। सैम्पलिंग के बारे में मैंने वीडियो आपको पूरा दिया है, आप लोग उसको देख लीजिए, पूरा देखिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ पूरे कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सैम्पलिंग आपको पहचानने के लिए आती है, ठीक है। तो वो काफ़ी सारी क्या सैम्पलिंग है, उनको मैंने आपको बताया है, आप लोग उस वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए कौन सी नॉन प्रोबेबल के अंतर्गत नहीं आती है, ये होती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये आपकी प्रोबेबल में आती है। प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबल में क्या होता है, रिसर्चर बायस नहीं हो सकता है, यहाँ पर रैंडम टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो प्रोबेबल में कौन कौन सी हो सकती हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग, और कहीं कहीं पे आपको सिस्टमैटिक भी दिया जाता है, कहीं कहीं पे खाली 3 चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। तो थोड़े बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे टाइप्स हो गए प्रोबेबल के, बाकी जो बचती हैं वो आपके नॉन प्रोबेबल में आ जाती हैं। लेकिन आपको ऐसे पूछना, मतलब यहाँ पर पहचानने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नॉन प्रोबेबल है या प्रोबेबल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन जब आपने पढ़ा होगा तो आपको सारी चीज़ें ईजी लगती हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी एक विशेष ऐतिहासिक अनुसंधान का सेकेंडरी सोर्स क्या हो सकता है। तो आपको ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में मालूम है कि जब हम यहाँ पर जो पिछली अतीत की घटनाओं को हम यहाँ पर स्टडीज़ करते हैं वर्तमान से रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पुराने जो कलेक्शन हैं उनके बारे में अध्ययन करके यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह से ये जो आंकड़े हमें या तथ्य हमको प्राप्त होते हैं किनके द्वारा, तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, है ना। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, ये ऐतिहासिक स्रोत की हम बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो रिसर्चर स्वयं उपस्थित होता है, खुद से जाके तथ्यों का संकलन करता है, ठीक है। वो खुद से जाएगा, सारी चीज़ों को कलेक्ट करेगा, उसमें ऑब्जर्वेशन करेगा और वो खुद पार्टिसिपेट करता है। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, यहाँ पर रिसर्चर सामने उपस्थित नहीं होता है, उसको कुछ लिखे हुए आंकड़े मिल जाते हैं, मतलब कुछ लिखी हुई जानकारी मिल जाती है, कोई ऐसे सबूत मिल जाते हैं, है ना, जो कि वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं। यहाँ पर रिसर्चर खुद से उपस्थित नहीं होता, उसको जो पहले से पूर्व में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके बारे में जितना भी कलेक्शन है वो उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी सोर्स है, किसी एक विशेष ऐतिहासिक अनुसंधान का सेकेंडरी सोर्स किसी अन्य ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक स्रोत हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। हमेशा होगा प्राथमिक स्रोत, ये तो गलत है ना, ये नहीं हो सकता है। हमेशा समस्त ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु ग्राउंड स्रोत ही होगा, ये भी नहीं होगा, हमेशा वाली कोई बात नहीं होती है। अन्य किसी भी ऐतिहासिक अनुसंधान में स्रोत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई हमारे लिए यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा है तो हो सकता है अगली कोई और अन्य रिसर्च में वो ऐतिहासिक रिसर्च में मतलब वहाँ पे प्राइमरी सोर्स का भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए मेरे मोटिवेशन के लिए, ठीक है। आप देखिए पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की बात हो रही है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस कॉमनली शेयर द फॉलोइंग, कि सामान्यतः किसको साझा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ये पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक होते हैं, इनके जो वहाँ पे मतलब क्लासिफिकेशन का जो तरीका होता है, एक ये होता है वर्णात्मक और अनुमानिक सांख्यिकी के आधार पे, ठीक है। तो इसको मतलब दो तरह की सांख्यिकी होती है, वर्णात्मक और जो है अनुमानिक। तो जब हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की बात कर रहे हैं तो किसको साझा किया जाता है, तो ये होता है अनुमानिक सांख्यिकी के आधार पर तर्क की श्रृंखला, ठीक है। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के आधार पे, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बता चुका है। तो आप लोग नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी उन वीडियो से ले लीजिए। रिसर्च की जितनी भी वीडियोस हैं आप उनको ध्यान से देखिए, आपका मैक्सिमम पार्ट रिसर्च का कवर हो जाएगा। रिसर्च ऐसी यूनिट है जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते भी हैं और आपके सही भी हो जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के लिए यूजफुल है, ठीक। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है जिनके भी सेकेंड पेपर में रिसर्च आती है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है
स्नोबॉल टेक्निक अपेक्षित है किस उदाहरण में, है ना। तो अब इसमें टाइप पूछ लिया है कि किस में जो है, मतलब स्नोबॉल सैम्पलिंग किस में, किस उदाहरण में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसमें देखिए नॉन जो है हेट्रोसेक्सुअल पर्सन्स। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग है, मतलब इसकी जो टाइप्स है वो क्या है, नॉन प्रोबेबल है ना। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग उस समय सहायक होता है जब प्रतिभागी ऐसे समूह से संबंधित होते हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है ना। तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो तो रिसर्चर की पहुंच में है, लेकिन बाकी और जो है वो उसकी पहुंच से बाहर है। तो इन रिस्पोंडेंट के थ्रू क्या होता है, वो और लोगों से यहाँ पर उनसे अपना मतलब उन तक पहुंचा जा सकता है, उनसे तथ्यों को इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे अपने दायरे को, मतलब अपनी लिमिटेशन को और बढ़ाया जा सकता है कि हमारा जो दायरा है वो बहुत सीमित ना रह के वो और बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से हम काफ़ी जो सामाजिक दायरा है उसमें हम बहुत ज़्यादा बड़े लोगों, मतलब ज़्यादा समूह तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये हो जाती है गैर विषमलिंगी नॉन हेट्रोसेक्सुअल यहाँ पर पर्सन। यहाँ पर श्रवण बाधिता से भी कोई मतलब नहीं है, अनट्रेन्ड स्कूल टीचर से भी मतलब नहीं है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर से भी मतलब नहीं है, ये हो जाती है नॉन हेट्रोसेक्सुअल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक अध्ययन में प्रतिदर्श का आकार बढ़ता है, मतलब जब हम सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं तब क्या होता है। तो सैंपल साइज बढ़ाने से क्या होगा, सैंपल साइज को बढ़ा देने से जनसंख्या के, मतलब पॉपुलेशन के बारे में अधिक जानकारी प्रदान होती है ना। पॉपुलेशन से ही हम सैंपल को निकाल रहे हैं, अब सैंपल का साइज बढ़ा देंगे तो हमें पॉपुलेशन की ज़्यादा जानकारी मिलने लगेगी उसमें, क्योंकि बहुत सारे जो सैंपल क्या है पॉपुलेशन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, एरर जो है हमारी डिक्रीज हो जाएगी, त्रुटि की मात्रा यहाँ पर घटती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर डिक्रीज होगा। अब उसके बाद क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, अनुमान की सटीकता बढ़ती है। फिर क्या होगा, प्रतिदर्श का सामान्यीकरण अधिक आश्रित होता है। जनरलाइजेशन क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हमने बात की थी। जनरलाइजेशन मतलब जो आप पॉपुलेशन से निकाल कर सैंपल पे सर्वे कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, उसको हम सामाजिक तौर पे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो यही हो जाता है सामान्यीकरण। समाज के लिए कितना यूज़फुल है उसको हम वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमारी खाली स्टडी तक सीमित है ना। तो ये हो जाता है प्रतिदर्श का सामान्यीकरण अधिक आश्रित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी बी, सी और ई ऑप्शन इसके राइट ऑप्शन हो जाते हैं, है ना। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी से संबंधित है कि जांच प्रक्रिया के आधार पे, मतलब यहाँ पर इंक्वायरी के आधार पे कौन से केस स्टडी के प्रकार हैं। केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडी में हम किसी व्यक्ति, समूह या किसी यूनिट के, मतलब यूनिट का हम डेप्थ में जाके स्टडीज़ करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, मतलब एक गहन अध्ययन किया जाता है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस, लंबा समय चलता है। केस स्टडी में भी आपके यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती है। तो इस तरह से इसके जो जांच प्रक्रिया के आधार पे 3 प्रकार के केस अध्ययन होते हैं। एक होता है विवरणात्मक, ठीक है, फिर दूसरा है मूल्यांकन परक और ये है व्याख्यागत। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। विवरणात्मक की बात करें तो किसी विशेष स्थिति या घटना का यहाँ विस्तृत वर्णन होता है। तो इस केस स्टडी का उद्देश्य बिना कोई निर्णय या व्याख्या किए मामले की एक समृद्ध और सूक्ष्म समझ प्रदान करना है। ठीक है, मूल्यांकन परक में क्या होता है कि विशेष कार्यक्रम या मतलब यहाँ पर जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसका वो कितना इफेक्टिव है, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं, इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है या नहीं, इसका एवेल्यूएशन यहाँ पर किया जाता है कि जो भी डेप्थ स्टडीज़ हो रही है वो कितनी कारगर है। फिर होती है व्याख्यागत केस स्टडी का उद्देश्य ये है कि ये समझना कि केस प्रतिभागी जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं अपनी बातों को कैसे समझाते हैं, वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं, इन सारी चीज़ों की व्याख्या यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इससे संबंधित होती हैं केस स्टडी के प्रकार से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन आपको, ये नया क्वेश्चन है 2023 में ही इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आपको ये पता होगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, ये हो जाती है। और वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि बस पढ़ लिया और चले गए, कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है। कभी ना कभी आप भी उसी स्टेज पे पहुँचेंगे जब आपको लगेगा कि आपने इतना अच्छा कंटेंट पढ़ाया, इतना अच्छा लेक्चर दिया, लेकिन कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, तो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, आपको कुछ तो रिस्पॉन्स अपना देना चाहिए। फीडबैक ज़रूर दिया करिए, क्योंकि फीडबैक मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है।
जितना आपको समझ में आया नहीं आया ये मुझे आपके फीडबैक के द्वारा ही पता लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है शोधकर्ताओं या शिक्षकों द्वारा शोध से संबंधित गतिविधियों के लिए किन डिजिटल इनिशिएटिव का प्रयुक्त किया जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये इस बार ही यहाँ पर पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ई पाठशाला किसके लिए यूज़ करते हैं ये आप लोग बताइए, ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, ठीक है। ई पाठशाला, शोध गंगा यहाँ पर यूज़ करते हैं, शोध गंगोत्री और शोध सिंधु, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, डिजिटल इनिशिएटिव में मैंने आपको पढ़ाया भी है। नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को पूरी देख लीजिए, उसमें सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आपको बताए गए हैं और वर्तमान में जो चल रहे हैं उसकी भी वीडियो मैंने दे रखी है, तो आप लोग उसको भी सर्च करिए, ठीक है। एक्सेल इन एजुकेशन डिजिटल इनिशिएटिव डाल के यहाँ पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। और वैसे भी प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें ऐड हैं, ठीक है। आप उनको देखिए और समझिए, क्योंकि डिजिटल इनिशिएटिव से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, क्योंकि ये आपका आईसीटी से भी रिलेट करता है, हायर एजुकेशन से भी है, और साथ में सेकेंड पेपर एजुकेशन वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो इसमें देखिए जो शोध गंगा होती है ना, ये आपके थीसिस और शोध प्रबंध के लिए होती है, मतलब डिसर्टेशन के लिए। शोध गंगोत्री सारांश और प्रस्ताव के लिए है। शोध सिंधु शोध पत्र और पत्रिका के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी ये डिजिटल इनिशिएटिव्स के अंतर्गत आती हैं, जो कि टीचर्स और रिसर्चर्स के द्वारा यूज़ की जाती हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा न्यू पैटर्न पे है। शोध से संबंधित निष्कर्षों के व्यापीकरण, जनरलाइजेशन की बात हो रही है, के संदर्भ में शोधों को आरोही क्रम में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब लो लेवल से हाई लेवल की तरफ की बात हो रही है, इनको व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने अगर कोई छोटी मोटी समस्या आती है जो हमारी मतलब बहुत उसका ज़्यादा दायरा बड़ा नहीं है, छोटा ही है उसका जो एरिया है, तब हम कौन से रिसर्च को यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है यहाँ पर, एक्शन रिसर्च आपको दिख रही है ना। तो सबसे पहले नंबर पे आपकी एक्शन रिसर्च होती है, जहाँ कहीं आपको लोकल सिचुएशन, जो कोई भी ऐसा क्षेत्र है, मतलब शैक्षिक जो क्षेत्र होता है, शैक्षिक वातावरण में आप कहीं पर भी ऐसी जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, लोकल एनवायरनमेंट की जो समस्याएं होती हैं, एक साधारण तौर पे व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, उनका निराकरण आप एक्शन रिसर्च के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो ये किस में होंगी, मतलब शैक्षिक वातावरण में ही होती हैं। तो एक्शन रिसर्च हम पहले नंबर पे रखते हैं। उसके बाद आपकी केस स्टडी रिसर्च आती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे केस स्टडी होती है। केस स्टडी में आपको भी बताया था, इन डेप्थ जो है रिसर्च होती है। थर्ड नंबर पे क्या होती है, फिर आती है आपकी एथनोग्राफी, है ना। एथनोग्राफी जाती है, मतलब यहाँ पर हम संस्कृति और सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिर आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आती है, एक वैज्ञानिक तरीका होता है। फिर है आपका क्या आता है, सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च हम वहाँ करते हैं जहाँ पर व्यापक जो है, जब काफ़ी बड़े मतलब जन समूह की बात होती है, बड़ा दायरा होता है व्यापक स्तर पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या है, सर्वे रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है ये ठीक हो जाता है ना। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अब जब इनके जो है बारे में नहीं आपको पता होगा तो आप फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि सब पहले जो है नरजाती आएगा, एथनोग्राफिक आएगा कि सर्वे आएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए, और इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ज़रूर है। एक्शन रिसर्च से आपके जो है इसके स्टेप्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, है ना। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये इसके स्टेप्स होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक जो रिसर्च है उसके स्टेप्स किस तरह से आप लगाएंगे, तो जो शोध के चरण हैं वो आपको सेट करने के लिए आते हैं, ठीक है। पहले क्या आएगा, दूसरा, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, है ना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में है, कि ये कह रहा है कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का नियम है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ये क्या है, एक वैज्ञानिक उपागम है, एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें प्रभावों का निरीक्षण करने और कारण और प्रभाव संबंध में जो है संबंध, मतलब इसके प्रभाव का आकलन किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें चरों में परिवर्तन, ठीक है, चरों में परिवर्तन के द्वारा कारण और प्रभाव के संबंध का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। आपको पता है ना कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, है ना। तो इसमें यहाँ पर इसी के प्रभावों का देखा जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे किस तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का नियम क्या होता है। इसमें होता है मैक्सिमाइजिंग ट्रीटमेंट एंड मिनिमाइजिंग एरर वेरिएंस,
यहाँ पर एरर है, ठीक है। उपचार विचरण को अधिकतम करना और त्रुटि को न्यूनतम करना है, मिनिमम करना, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यहाँ पर नियम होता है, ठीक। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, निश्चित परीक्षण के विश्वसनीयता गुणांक का एक अधिकतम मूल्य हो सकता है। यहाँ पर ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए विश्वसनीयता गुणांक को जो है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की बात हो रही है। कोफिशिएंट क्या होता है, ये एक क्या होता है, रेशियो होता है। तो यहाँ पर इसकी कोई यूनिट नहीं है, गुणांक को मतलब एक कोफिशिएंट है। इसका उपयोग आमतौर पर परीक्षणों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो अधिकतम मूल्य की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर अगर रेंज की बात होती तब तो हम कैसे होते, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि रेंज क्या हो सकती है, तो +1 से लेके +1.00 से लेके -1.00 ये रेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विश्वसनीयता गुणांक का अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका +1, ठीक है। तो विश्वसनीयता आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, तो यहाँ पे +1.00 होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रियात्मक शोध के विशिष्ट अभिलक्षण क्या है। यहाँ पर एक्शन रिसर्च की बात हो रही है, क्रियात्मक रिसर्च। तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च आपको पता ही है, किसी समस्या का तात्कालिक या त्वरित समाधान इसमें किया जाता है। स्थानीय परिवेश या दैनिक व्यवहार से संबंधित व्यवहारिक समस्या यहाँ पे सॉल्व की जाती हैं, ठीक है। आप कहीं क्लास में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों की क्या जो है कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को मैथ में प्रॉब्लम है कुछ है, तो आप यहाँ पर एक्शन रिसर्च के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने अगर जिन लोगों ने बीएड वगैरह किया होगा तो वहाँ पर एक्शन रिसर्च की प्रोजेक्ट मतलब फाइल बनाई जाती है, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर एक्शन रिसर्च में हम चीज़ों के निराकरण को करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फाइल बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक्शन रिसर्च में क्या होता है, केवल अध्यापक क्रियात्मक शोध संचालित करते हैं। फिर है अध्ययन में पहुंच के अंदर एक छोटी जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन में जनसंख्या से प्राप्त प्रतिदर्श का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसकी सैम्पलिंग की यहाँ कोई बात नहीं होती है। शोधकर्ता प्राप्तियां निष्कर्षों का उपयोग करता है, प्राप्त निष्कर्षों का जनसंख्या पर व्यापीकरण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पॉपुलेशन सैम्पलिंग की नहीं बात होती है, यहाँ पर जो होता है अध्ययन में पहुंच के अंदर एक छोटी जनसंख्या का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दो ही ऑप्शन आपको छांटने हैं ना। तो अध्ययन में तो एक क्या होता है, स्मॉल एसेसिबल पॉपुलेशन इज यूज्ड फॉर द एसेसिबिलिटी, है ना। यहाँ पर एक जो समूह है उसमें मतलब जो भी एक छोटा समूह है जिसकी कि आपको समस्या का निराकरण करना है, उसी पॉपुलेशन का यूज़ करते हैं। अध्ययन में जनसंख्या से प्राप्त प्रतिदर्श का प्रयोग किया जाता है, कोई सैम्पलिंग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो होता है शोधकर्ता प्राप्तियां निष्कर्षों का उपयोग करता है, ठीक है। जो भी उसको फाइंडिंग्स मिल रही हैं उनका ही यूज़ करता है। तो इस तरह से बी और डी ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके 2023 में यहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो रही है। कौन सी गुणात्मक शोध की विशेषताएं हैं। अब गुणात्मक शोध में क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दो आपको मतलब पता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, है ना। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा का यूज़ करते हैं, मतलब जो है मात्रा मतलब अंकों के आधार पर, मतलब संख्यात्मक गुणों मतलब संख्यात्मक डेटा का यहाँ यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल और मेजरेबल डाटा का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसमें, क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव में हमेशा बात की जाती है हाउ मेनी, हाउ मच, कितना। तो यहाँ पर बात करेंगे संख्या की बात करेंगे, ठीक है। हमको आप डिजिट में बताइए कि कितना है, कितना होगा, कितना ज़्यादा है, कितना कम, है ना। तो यहाँ पर डिजिट की बात होगी, ऐसे नहीं बताएंगे कि हाँ थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा, इस तरह नहीं। ये हो जाता है आपका क्वालिटेटिव में, गुणों के आधार पे कि क्यों, कैसे, क्या हुआ, यहाँ पर इसकी बात होती है। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि कितनी संख्या है, कितने नंबर मिले तुम्हें, है ना, कितनी दूर घर है, कितने किलोमीटर पे हो, ऐसे बात होती है, ठीक है। तो ये एक जनरल जो है डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखिए गुणात्मक शोध की विशेषताओं के बारे में बात हो रही है। तो इसमें रिसर्चर डिपेंडेंट होती है क्योंकि क्वालिटी के आधार पर बात होती है, ठीक है। टूल्स डिपेंडेंट नहीं होता है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मेन होता है, ठीक। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जनरलाइजेशन होता है। संदर्भ क्या है आपका, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। मिनिमल साइटेशन ऑफ लिटरेचर, कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। तो यहाँ पर मिनिमल साइटेशन ऑफ लिटरेचर होता है, यहाँ पर साहित्य का न्यूनतम उद्धरण होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें हो जाती हैं।
किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च में। इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो दी है, उसको जरूर देख लीजिए। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में सारा डिफरेंस आपको बताया है, क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पेपर में ही मिलेंगी आपको, फर्स्ट पेपर में ही है, तो फर्स्ट पेपर की भी देखिए, क्योंकि रिसर्च कोई अलग नहीं है, फर्स्ट पेपर में भी वही चीज़ है, सेकेंड पेपर में भी वही चीज़ है। तो आप लोग फर्स्ट पेपर वाली जितनी भी मैंने करा रखी है वो सब देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित अध्ययनों में से क्लिनिकल एनालिसिस के लिए किस अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्लिनिकल के लिए हम क्या कोरिलेशनल का यूज़ करते हैं, या सर्वे का यूज़ करते हैं, या केस स्टडी का, या ट्रेंड स्टडी का। तो देखिए हमने यहाँ पर जो क्लिनिकल मतलब मेडिकल जांच के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हम केस स्टडी का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति के बारे में, या परिवार के किसी सदस्य के बारे में, या परिवार का ही एक परिवार हो, या संस्था हो, या समूह हो, वहाँ पर हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर किसी की बीमारी का कि ये मतलब जेनेटिक है या नहीं है, इन सारी चीज़ों का हम केस स्टडी में ही स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी क्या होती है, क्वालिटेटिव डिज़ाइन के पैटर्न पे होती है। कोई भी एक व्यक्ति, एक समूह या एक यूनिट पर हम इसकी स्टडी को करते हैं, लॉन्ग टाइम चलती है, और ये क्वालिटेटिव डिज़ाइन के मतलब गुणों के आधार पे यहाँ पे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, और यहाँ पर हम केस स्टडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन रिसर्च के हो गए, जो सेकंड पेपर के लिए ज़रूरी है और पेपर 1 के लिए भी आपके उतने ही ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर बने रहें। पेपर 1 और पेपर 2 हम लोग मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर कवर कर चुके हैं, और आपकी आगे भी कवर करवाती जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।